वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे समानता के बारे में, जो वर्कशीट नंबर 15 में दिया हुआ है। तो बच्चों, समानता के बारे में हमने गत 4 वर्कशीटों में बात कर चुके हैं। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग और समझेंगे कि समानता के लिए विश्व के अन्य हिस्से में क्या क्या संघर्ष हुए और किस तरह से समानता को स्थापित करने के लिए लोगों ने आवाज उठाई और किस तरह से समानता स्थापित करने में वहां के संवैधानिक प्रावधान लागू किए गए। साथ ही साथ हम जानेंगे इस वर्कशीट में कि भारत के संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका के समानता संघर्ष के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप शुरू के बॉक्स को पढ़ेंगे तो संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ये पहले से चला आ रहा है, क्योंकि जहां भी असमानताएं थी या किसी भी तरह की असमानताएं थी, असंतोष था, तो लोगों ने आवाज उठाई। और इसमें देखेंगे अमेरिका में किस तरह से उठाई गई। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। बच्चों, यहाँ अफ्रीकी अमेरिकन लोग का मतलब, जब अमेरिका आजाद नहीं हुआ था, अमेरिका की खोज हुई थी कहिए, तो अमेरिकन लोगों ने अफ्रीकी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में गुलाम बना करके अमेरिका लाए थे अपने कामकाज करने के लिए। तो वो अफ्रीकी लोग अमेरिका में ही बस गए, तो वो उनका मूल जो है अफ्रीका है, इसीलिए वो अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहलाते हैं, ठीक है। अब वो पहले से गुलाम रहे थे, अब आजादी के बाद भी वो महसूस करते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता है। देखिए, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, फिर भी वो महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं है। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था, यानी कानूनी प्रावधान भी जो था उनके अनुसार वो अन्य अमेरिकनों के समान नहीं थे। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में भी पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स, देखिएगा ये नाम है एक लड़की का, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। सीट पर बैठी हुई थी, गोरा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि उसे आप खाली करिए, क्योंकि अफ्रीकन बैठे रहेंगे और गोरा व्यक्ति खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नियम नहीं था। लेकिन उसने मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलनों यानी सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। उसके बाद उसी बात को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया कि अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, जिसे ब्लैक के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, ये आंदोलन लंबा चला और आंदोलन होने के बाद क्या परिणाम निकलता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, उस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम बनता है, जिसमें नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। निषेध मतलब रोक लगा दी गई कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सभी लोग एक समान होंगे। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। अब देखिए, उससे पहले क्या था कि अफ्रीकनों के लिए, अफ्रीकन अमेरिकनों के लिए पढ़ने के लिए अलग से स्कूल खोले गए थे, तो उसको भी प्रावधान खत्म कर दिया गया कि उनका भी एडमिशन अब किसी भी स्कूल में होगा और वो भी सारे स्कूलों में पढ़ेंगे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूली स्तर का निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो यहाँ यह है कि नियम तो बना दिया गया, लेकिन व्यवहार में
अब भी चूंकि वो गरीब है इसीलिए अब भी वो बेहतर स्कूलों में नहीं जा पाते। तो कुछ तो जाने के लिए खुल गया है, अब कोई रोक नहीं है, लेकिन अब भी उनकी आर्थिक जो गरीबी है वो इसमें आड़े आ रही है और एक तरह से उनको उतना अवसर नहीं मिल पा रहा है जितना कि अन्य लोगों को शिक्षा में हो पा रहा है, मिल पा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में किस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता था। एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन के पश्चात संवैधानिक रूप से समानता की स्थापना की जाती है और उन सब नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से संविधान में तो वहाँ प्रावधान हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि अफ्रीकी अमेरिकन मूल के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए अब भी वे उन समानता के जो प्रावधान है उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आइए भारत यहाँ भी देखते हैं, इस बॉक्स को समझते हैं। लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती, लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। आर्थिक असमानता का और सामाजिक असमानता। आर्थिक असमानता मतलब गरीबी अमीरी, जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसी को दूर किया जाना है। यानी लोगों में आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए और सभी के पास संसाधनों का पहुंच होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र क्या है कि ये वो आर्थिक असमानता को दूर करे और आर्थिक समानता स्थापित करे। वहीं सामाजिक असमानता क्या है? समाज में जैसे ऊंच नीच, गोरे काले, लिंग आधार पर भेद, पुरुष महिला इत्यादि का जो भेदभाव है, असमानता है, उसको भी दूर करना लोकतंत्र की चुनौती है। तो इस तरह से दूर कर ये जो सामाजिक असमानताओं को दूर करके एक बेहतरीन और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना भी लोकतंत्र की चुनौती है, जहां सभी लोग एक समान हो, सभी के सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सभी का आदर किया जाए और सभी को योग्यता का महत्व दिया जाए। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप दिया है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों इसमें मैं बता सकता हूँ आपको, हमने क्लास में भी चर्चा की थी कि महात्मा गांधी भारत में जब पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए हुए थे, ब्रिटिश गए हुए थे, और ब्रिटेन से इंग्लैंड पढ़ाई करके भारत लौटे और यहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू की थी। अपने किसी क्लाइंट के संदर्भ में किसी केस लड़ने के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। तो वहां पर उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ था जब उन्होंने टिकट लेकर ट्रेन के फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठ गए थे। उस समय वहां पर फर्स्ट क्लास में अंग्रेज ही यात्रा करते थे। तो गांधी जी जब उस ट्रेन में, कोच में बैठ गए थे, तो उसे बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और उन्हें धक्का दे करके उस कोच से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उस कोच का, यानी फर्स्ट क्लास यात्रा करने का उनके पास वैलिड टिकट था। तो उनको धक्के मारकर स्टेशन पर बाहर उतार दिया गया, उनके सामान फेंक दिए गए। तो इस तरह से उनके साथ भी जो भेदभाव हुआ था, समानता के व्यवहार किया गया था, जिसको गांधी जी ने अवसर के रूप में बदला और वहां के लोगों को इस भेदभाव से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जो आगे चल करके वहां पर लोगों को समानता के अधिकार दिलाने में सफल हुए। तो गांधी जी ने, इसीलिए कहा जाता है, गांधी जी ने जो अपना असमानता के खिलाफ जो पहला आंदोलन था, अभियान था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया था और वहां पर जो काले गोरे का भेद था उसको दूर करने के लिए काफी प्रयास किया था। तो इस प्रकार से आप गांधी जी के जो उनके साथ जो हुआ था घटना उसके बारे में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब भारत के संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। बच्चों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, उसमें समानता की बात की गई है। यहाँ अनुच्छेद 15 के बारे में कुछ अंश दिया हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का
प्रतिषेध, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको एलेबोरेट करके लिखा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। साथ ही कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संदर्भ में किसी भी योग्यता, निर्योग्यता, दायित्व, निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी इन सारी जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल है उस पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो देश के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल के लिए खुले हैं। तो इस तरह से भारत के संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ देखिए 3 प्रश्न दिए हैं, आइए हम एक एक प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, देश में समानता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सभी के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध होना चाहिए, समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, पिछड़े और वंचित लोगों को विशेष अवसर मिलने चाहिए और सभी को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। तो इस तरह से देश में समानता स्थापित की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भारत की संविधान में समानता के लिए लिखे गए प्रावधानों के बारे में लिखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार को लिखा गया है और इसे एक मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है तथा कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थलों पर सभी के लिए खुला है। समाज में किसी भी तरह के छुआछूत पर रोक लगा दी गई है। और तीसरा प्रश्न है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो इसका उत्तर है, 1964 में अमेरिका में नागरिक आंदोलन धर्म, नस्ल और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के विरोध में हुआ था। इसीलिए इन भेदभाव को इस अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, अभी कोविड-19 का संकट टला नहीं है, इसीलिए हमें उससे संबंधित प्रिकॉशन को पूरी तरह से फॉलो करनी है। बाहर निकलते समय नियमित रूप से मास्क पहने, नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं तथा एक दूसरे से शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट के प्रश्नों का उत्तर लिख करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।